खाना जीने के लिए इसे तो चाहिए ही। इसके बिना हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हमारा जिंदा रहना इसी पर निर्भर है। खाना पैदा करना बहुत जरूरी है। इसी से हमें वो खाना मिलता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर देश को खाना उगाना चाहिए। अपने लोगों को खाना खिलाना सबसे पहला काम है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, हमें ज्यादा खाने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें अपने तरीके सुधारने होंगे। हमें कम संसाधनों से ज्यादा खाना उगाना सीखना होगा। इसमें मुश्किल मौसम में भी खाना उगाना शामिल है। इसका मतलब है कीड़ों से अपने खाने को बचाना भी। यहीं से स्मार्ट खेती शुरू होती है। हमें विज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना होगा। पौधों और जानवरों के बढ़ने के तरीके को समझकर हम ज्यादा खाना पैदा कर सकते हैं। यह सिर्फ जीने के लिए ही नहीं है, यह अच्छी जिंदगी जीने के लिए है। यह सबके लिए पर्याप्त खाने के बारे में है। हम सिर्फ पेट भरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर को पोषण देने की बात कर रहे हैं। पौष्टिक आहार का उत्पादन करना असली कुंजी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी लोग स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिए। चलिए पौधों की ब्रीडिंग से शुरुआत करते हैं। ये उन पौधों को चुनने की प्रक्रिया है जिनमें अच्छे गुण होते हैं। फिर हम नई किस्में बनाने के लिए उन्हें क्रॉस ब्रीड करते हैं। ये नए पौधे बीमारियों से लड़ने वाले हो सकते हैं, ये ज्यादा खाना दे सकते हैं, या ये मुश्किल जगहों पर बेहतर तरीके से उग सकते हैं। मक्के के बारे में सोचो। हजारों सालों से इंसानों ने मक्के की ब्रीडिंग की है। नतीजा, हम छोटे घास जैसे टियोसिंट से बड़े रसीले मक्के के भुट्टे तक पहुंच गए हैं, जिनका हम आज आनंद लेते हैं। यही प्लांट ब्रीडिंग की ताकत है। दूसरा उदाहरण गेहूं है। आधुनिक गेहूं की किस्में कई बीमारियों से लड़ सकती है। ये अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा पैदावार भी देती है। बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्लांट ब्रीडिंग में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक आम तरीका है। इसमें एक पौधे की दो अलग अलग किस्मों को क्रॉस करना शामिल है। इसका लक्ष्य दोनों पौधों के अच्छे गुणों को उनके बच्चों में मिलाना है। जानवरों की ब्रीडिंग भी इसी तरह के सिद्धांतों का पालन करती है। हम उन जानवरों को चुनते हैं जिनमें फायदेमंद गुण होते हैं। इन गुणों में ज्यादा दूध देना, अच्छा मांस या बीमारियों से लड़ने की ताकत शामिल हो सकती है। इन जानवरों की ब्रीडिंग करके हम आने वाली पीढ़ियों में इन गुणों को बढ़ा सकते हैं। मुर्गियों के बारे में सोचो। ब्रीडिंग के जरिए हमने ऐसी मुर्गियां बनाई हैं जो ज्यादा अंडे देती हैं। हमने ऐसी मुर्गियां भी बनाई हैं जो तेजी से बढ़ती हैं और जिनमें ज्यादा मांस होता है। इसने चिकन को प्रोटीन का एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला स्रोत बना दिया है। डेयरी गाय एक और अच्छा उदाहरण है। इन वर्षों में हमने ऐसी गायों की ब्रीडिंग की है जो काफी ज्यादा दूध देती है। इससे दूध उत्पादन की क्षमता में सुधार हुआ है और डेयरी उत्पादों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सका है। जानवरों की ब्रीडिंग की तकनीकें अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। आर्टिफिशियल गर्भाधान एक आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इससे ब्रीडर्स अच्छे जीन्स को आबादी में ज्यादा कुशलता से ला पाते हैं। भाग 5। रासायनिक खाद एक दोधारी तलवार। जहां गोबर एक प्राकृतिक और टिकाऊ विकल्प है, वहीं रासायनिक खाद कुछ फायदे प्रदान करते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये पोषक तत्वों की एक केंद्रित खुराक प्रदान करते हैं
और ये विशेष फसलों और मिट्टी की स्थिति के लिए डिजाइन किए गए हैं। रासायनिक उर्वरकों ने निस्संदेह खाद्य उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने में मदद की है। हालांकि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक चिंता पोषक तत्वों का बहाव है। जब रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो वे जलमार्ग में लीक हो सकते हैं। यह जल स्रोतों को दूषित कर सकता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। यह महासागरों और झीलों में मृत क्षेत्रों के निर्माण का कारण भी बन सकता है। एक और दोष यह है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। वे मिट्टी की जैव विविधता को कम कर सकते हैं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लंबे समय में मिट्टी को रासायनिक आदानों पर अधिक निर्भर बना सकता है। भाग 6, दोनों दुनिया के श्रेष्ठ गोबर और उर्वरकों का संयोजन। तो उपाय क्या है? कई किसानों को एक संयुक्त दृष्टिकोण से सफलता मिल रही है। वे गोबर और रासायनिक उर्वरकों दोनों का उपयोग करते हैं। इससे वे दोनों के लाभों का दोहन कर सकते हैं, जबकि उनकी कमियों को कम कर सकते हैं। आधार उर्वरक के रूप में गोबर का उपयोग करके किसान रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। यह पोषक तत्वों के अपवाह के जोखिम को कम करता है और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करता है। यदि आवश्यक हो तो पोषक तत्वों के स्तर के पूरक के लिए रासायनिक उर्वरकों का रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह एक अधिक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली सुनिश्चित करता है। यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी समझ में आता है। वे गोबर का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपनी इनपुट लागत को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यह दृष्टिकोण स्थायी कृषि के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है। यह लंबी अवधि के मृदा स्वास्थ्य पर केंद्रित है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, कीटों को दूर रखना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। कीट वे एक किसान का सबसे बुरा सपना है। कीड़े, कृंतक और रोग फसलों और पशुओं को नष्ट कर सकते हैं। हमारे भोजन को कीटों से बचाना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई तरीके हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक कीटनाशक एक त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। वे कीटों के प्रकोप को तेजी से नियंत्रित कर सकते हैं और फसलों को महत्वपूर्ण नुकसान से बचा सकते हैं। हालांकि रासायनिक कीटनाशकों के व्यापक उपयोग ने चिंताएं पैदा कर दी हैं। एक चिंता कीटनाशक प्रतिरोध का विकास है। समय के साथ कीट विकसित हो सकते हैं और उन रसायनों के प्रतिरोधी बन सकते हैं जिनका उपयोग हम उनके खिलाफ करते हैं। इससे मजबूत और अधिक जहरीले कीटनाशकों की आवश्यकता का दुष्चक्र पैदा होता है। एक और चिंता गैर लक्षित जीवों पर प्रभाव है। रासायनिक कीटनाशक लाभकारी कीड़ों जैसे मधुमक्खियों और तितलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो परागण के लिए आवश्यक है। वे जल स्रोतों को भी दूषित कर सकते हैं और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाग 8, एकीकृत कीट प्रबंधन, एक स्थायी समाधान। एकीकृत कीट प्रबंधन या आईपीएम दर्ज करें। आईपीएम कीट नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। यह कीटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कई रणनीतियों के उपयोग पर जोर देता है। लक्ष्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और उनके संभावित नुकसान को कम करना है। आईपीएम का एक प्रमुख पहलू रोकथाम है। इसमें फसल चक्र का उपयोग करना, कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना और कीट आबादी को खुद को स्थापित करने से हतोत्साहित करने के लिए क्षेत्र स्वच्छता बनाए रखना शामिल है। एक और पहलू निगरानी है। खेतों की नियमित स्काउटिंग किसानों को कीटों के संक्रमण का जल्द पता लगाने की अनुमति देती है। इससे उन्हें व्यापक होने से पहले लक्षित कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है। आईपीएम जैविक नियंत्रण विधियों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। इसमें कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों जैसे कि भिंडी, लेसविंग्स या परजीवी ततैया को पेश करना या प्रोत्साहित करना शामिल है। ये लाभकारी कीट आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं। भाग 9, जैविक खेती, प्रकृति के साथ काम करना। जैविक खेती पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है। यह सिंथेटिक कीटनाशकों, जड़ी बूटियों और उर्वरकों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके बजाय यह कीटों का प्रबंधन करने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने
और स्वस्थ भोजन का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक आदानों और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जैविक किसान अपनी मिट्टी को समृद्ध करने के लिए खाद, गोबर और आवरण फसलों का उपयोग करते हैं। वे कीट चक्र को बाधित करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अपनी फसलों को घुमाते हैं। वे खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक निराई, हाथ से निराई और मल्चिंग का उपयोग करते हैं। जैविक खेती जैव विविधता को बढ़ावा देती है। यह लाभकारी कीड़ों और वन्यजीवों के लिए आवास बनाता है। यह सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से बचकर पानी की गुणवत्ता की भी रक्षा करता है। उपभोक्ता तेजी से जैविक खाद्य पदार्थ चुन रहे हैं। वे स्थायी रूप से और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग के बिना उत्पादित भोजन के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। इससे जैविक उत्पादों के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार बन गया है।